तो मिशन चंद्रयान 3 पर इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें। अगर सब कुछ सही रहा तो कल का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि 14 जुलाई को जो मिशन भारत ने लॉन्च किया वो अब कामयाबी की दहलीज पर खड़ा है। और 14 जुलाई से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, कैसे भारत का चंद्रयान चांद की दहलीज तक पहुंचा, सब कुछ आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं। तो देखिए, 14 जुलाई 2023 को भारत ने मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया था और लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा गया था। और इसके साथ ही 14 से 31 जुलाई तक चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में घूमता रहा और उसके बाद 1 से 5 अगस्त तक चंद्रयान 3 चांद की तरफ बढ़ा और 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में पहुंच गया और 6 से 16 अगस्त तक चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में 153 किलोमीटर से 163 किलोमीटर के ऑर्बिट में घूमता रहा। वहीं 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हुआ और 20 अगस्त को डी बूस्टिंग के बाद चंद्रयान 3 के 25 किलोमीटर से 134 किलोमीटर के ऑर्बिट में वो पहुंचा और अब 23 अगस्त यानी कल शाम 6:04 पर चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी, जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं, पूरे विश्व की निगाहें हैं, क्योंकि भारत इतिहास रचने के बेहद नजदीक अब यहां पर पहुंच गया है। और ऐसे में क्या क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती है, वहां से रोवर क्या क्या कुछ भेजता है ऑर्बिटर से संपर्क के बाद, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं चंद्रयान 3 के लिए अब सॉफ्ट लैंडिंग से पहले नेहरू तारामंडल में खास इंतजाम किए गए हैं और यहाँ काउंटडाउन की स्क्रीन लगाई गई है, जिसमें लैंडिंग बर्न और टच डाउन का समय आ रहा है। इस वक्त हम नेहरू प्लानिटेरियम में मौजूद हैं। प्रेरणा चंद्रा जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, वो भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। मैम, स्क्रीन लग गई है, यानी कि पूरी तैयारियां हो गई है, काउंटडाउन शुरू? जी बिल्कुल, डेफिनेटली आज से हमारा टेक्निकल प्रोसीजर्स यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा एंड क्योंकि लोगों में काफी उत्साह है इस नज़ारे को देखने के लिए, तो हमने यहाँ पर खास आयोजन किया है 3 LED स्क्रीन्स लगाकर, ताकि ज्यादा लोग यहाँ पर देख पाएं। ठीक है। इसके साथ ही हम जानना चाहेंगे जो चंद्रयान के अपडेट के बारे में। कल बताया गया कि चंद्रयान 3 का संपर्क चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से हुआ, इसके क्या मायने होते हैं और किस तरीके से ये हेल्पफुल होगा? डेफिनेटली इट्स अ बिग डे, और जिस समय इसरो ने इस बात की पुष्टि करी कि हमारा संपर्क स्थापित हो गया, तो ये बहुत ही गुड न्यूज है, बिकॉज दैट कम्युनिकेशन विल रियली गोना हेल्प अस, और हमारे इस कम्युनिकेशन नेटवर्क को और ज्यादा स्ट्रांग करेंगे। और लास्ट मिनट जो कि हमारा चंद्रयान 2 के समय संपर्क टूट गया था, उस संपर्क को ये और स्ट्रांग कर देंगे, और क्योंकि हमारा प्रपल्शन भी उसी कक्षा में घूम रहा है, तो ये कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, अब तक जो समझ आ रहा था प्रेरणा जी, तो ये समझ आ रहा था कि सॉफ्ट लैंडिंग के बाद जैसे ही विक्रम लैंडर से रोवर निकलेगा और रोवर जब रोविंग करेगा तो वो जो डेटा इकट्ठा करेगा वो विक्रम लैंडर को देगा, विक्रम लैंडर उसको अर्थ स्टेशन पे भेजेगा। तो क्या चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से कनेक्शन होने के बाद इस प्रक्रिया में कोई चेंज होगा? नहीं, प्रक्रिया में कोई चेंज नहीं होगा, बट ऑर्बिटर जो है हमारे को एक्स्ट्रा सिग्नल्स जो है वो प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उस कक्षा में है और उसने संपर्क स्थापित कर लिया है, जैसा इसरो ने कल के ट्वीट में हमें बताया, तो वो एक एडेड एडवांटेज रहेगा। बस अब कुछ घंटों का इंतजार है और विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरने वाला है। इसरो के वैज्ञानिकों ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वैज्ञानिक विक्रम लैंडर की हर गतिविधि पर इस वक्त नजर रखे हुए हैं और चांद से आई तस्वीरों का भी बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है, और ऐसा इसीलिए है ताकि लैंडिंग के वक्त आने वाली दिक्कतों को सुलझाया जा सके। बस कुछ घंटों का इंतजार, फिर चांद पर लहराएगा तिरंगा। 23 अगस्त की शाम चांद की सतह पर उतरेगा विक्रम लैंडर। लैंडिंग के पहले 2 घंटे का वक्त वैज्ञानिकों के लिए सबसे अहम। 23 अगस्त को नहीं हुई लैंडिंग तो करना होगा 27 अगस्त का इंतजार। विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतारने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसरो वैज्ञानिक लैंडिंग के पहले की पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने में लगे हैं। क्योंकि अगर लैंडिंग के दौरान जरा भी चूक हुई तो फिर लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। अगर किसी भी वजह से 23 अगस्त को लैंडर विक्रम चांद पर लैंड नहीं कर पाता, तो फिर अगली कोशिश 27 अगस्त को की जाएगी, और अगर उस दिन भी कामयाबी नहीं मिलती है तो फिर 29 दिन यानी करीब 1 महीने का करना होगा इंतजार, जो कि 1 लूनर डे और 1 लूनर नाइट के बराबर है।
क्योंकि 23 अगस्त से मून पर लूनर डे की शुरुआत होगी। चांद पर एक लूनर डे धरती के 14 दिनों के बराबर होता है और इन 14 दिनों के दौरान चांद पर लगातार सूरज की रोशनी रहती है। और चंद्रयान 3 में जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं उनकी लाइफ एक लूनर दिन की है, क्योंकि ये सोलर पावर से चलते हैं। यही वजह है कि अगर 23 अगस्त को लैंडिंग नहीं हो पाती तो इसके लिए पूरे एक महीने का करना होगा इंतजार, जो कि एक लूनर डे और एक लूनर नाइट के बराबर है। मिशन चंद्रयान 3 के तहत 23 अगस्त की शाम ही लैंडर को चांद की सतह पर उतारने के ठीक 2 घंटे पहले वैज्ञानिकों को बड़ा फैसला लेना होगा और ये निर्णय लैंडर मॉड्यूल के तहत और टेलीमेट्री डेटा और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर होगा। अगर लैंडिंग के अनुकूल स्थिति नहीं मिलती तो फिर वैज्ञानिक लैंडिंग को टालने का फैसला ले सकते हैं और फिर अगली तारीख 27 अगस्त की तय की जाएगी। अगर कोई समस्या नहीं मिली तो फिर 23 अगस्त को ही लैंडर को चांद की सतह पर उतारा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लैंडर विक्रम की स्पीड को मेंटेन रखना भी वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चुनौती होगी। शुरुआत में स्पीड 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की होगी। चांद पर यह स्पीड बेहद तेज मानी जाती है, क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण भी उसे अपनी ओर खींचेगा। और स्पीड कम करने के लिए यान से थ्रस्टर से रेट्रो फायर भी किए जाएंगे, जिससे उसकी स्पीड कम होती जाएगी। जब वो चांद की सतह की ओर बढ़ेगा तो उसे छूने तक धीरे धीरे इंजन थ्रस्टर फायर से गति लगभग 0 के करीब लाई जाएगी। इसके लिए लैंडर मॉड्यूल में 4 थ्रस्टर इंजन लगाए गए हैं। यानी साफ है कि लैंडर की लैंडिंग के पहले वैज्ञानिकों को कड़ी परीक्षा से गुजरना है और इसके लिए वो पूरी तरह तैयार है और हर पल लैंडर की गतिविधि को चेक किया जा रहा है। जो डेटा और तस्वीरें आ रही हैं उसका लगातार अध्ययन किया जा रहा है, जिससे कि 23 अगस्त की शाम लैंडिंग के दौरान आने वाली दिक्कतों को दूर किया जा सके और तय समय पर लैंडर विक्रम चंद्रयान की सतह पर उतारा जा सके। तो देखिए, कल भारत का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला है और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। जी हाँ, चौथा देश, हालांकि वो जो चंद्रमा पर कदम रखेगा, लेकिन पहला ऐसा देश जो साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखेगा अगर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है। हालांकि साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लगातार इस बात को मान रहे हैं कि इस बार हम जो है पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग होगी 6:04 पर। देखिए, दक्षिणी ध्रुव बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए उसके तमाम रहस्यों को खोजने के लिए चंद्रयान 3 मिशन को वहां पर भेजा गया है, क्योंकि चंद्रयान 1 जब पहली बार गया था चांद पर तो उसके बाद यह अंदाजा लगाया गया था कि वहां पर पानी हो सकता है और उसी की खोज में अब आगे बढ़ते हुए चंद्रयान 2 भेजा गया, जो असफल जरूर रहा, लेकिन वहीं से हौसला मिला चंद्रयान 3 का। और अब इसी तरीके से चंद्रयान 3 अब क्या जानकारियां वहां से भेजेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और आपके मन में भी एक सवाल होगा कि आखिर चांद पर कैसी स्थितियां हैं और क्या चांद पर जीवन की कोई संभावना है। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चंद्रयान 3 के द्वारा अब तक जो तस्वीरें चांद से भेजी गई हैं उसमें चांद पर मौजूद क्रेटर यानी कि गड्ढे साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जो आपके सामने हैं। और चांद पर ये क्रेटर यानी गड्ढे उल्का पिंडों के गिरने से बनते हैं और ऐसे लाखों गड्ढे यानी इंपैक्ट क्रेटर चंद्रमा पर मौजूद हैं, जिनका नाम वैज्ञानिकों के नाम पर भी रखा जाता है और उनका आकार इतना बड़ा होता है कि माउंट एवरेस्ट जैसा महान पर्वत भी इनमें समा जाए। अब एक अनुमान के मुताबिक चंद्रमा पर 10 लाख से ज्यादा इंपैक्ट क्रेटर अभी फिलहाल मौजूद है और अब तक चांद पर 9000 से ज्यादा क्रेटर की पहचान की जा चुकी है। और अब तक की रिसर्च के मुताबिक चंद्रमा पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है और चांद पर कोई वायुमंडल भी नहीं है, जिससे यहाँ मौसम भी नहीं बदलता। अगर यहाँ कोई भी निशान चंद्रमा पर बन जाए तो वो कभी नहीं हटता है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अंतरिक्ष यात्री जब चंद्रमा पर चले थे उनके धूल भरे कदमों के निशान आज भी वहां पर मौजूद हैं। पिछले 10 सालों का जिक्र कर लेना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि चंद्रयान 3 की मजबूती का अंदाजा आप इसी से लगा लेंगे। पिछले 10 सालों पर जब आप नजर डालेंगे तो मालूम चलेगा कि 4 देशों ने चांद पर पहुंचने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। हिंदुस्तान, भारत एकलौता ऐसा देश रहा जिसने करीब 4 साल बाद एक बार फिर से सबसे मजबूत कदम उठाया और चांद का दक्षिणी ध्रुव का हिस्सा चुना। दक्षिणी ध्रुव को आखिर क्यों चुना गया? क्योंकि कहा जाता है कि दक्षिणी ध्रुव सबसे खतरनाक हिस्सा है, चांद का वो हिस्सा है जहां पर पहुंचना लगभग नामुमकिन रहा।
अब ये हिस्सा क्यों चुना गया, क्या इसके पीछे की खास वजह रही और क्या चंद्रयान 3 के लिए दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने का जो अब ये वक्त बाकी है वो कितना मुश्किलों भरा या फिर आसान भरा रह सकता है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। चांद का दक्षिणी ध्रुव, चंद्रमा का यह हिस्सा उसका सबसे ठंडा इलाका है क्योंकि यहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। सूरज की किरण तिरछी पड़ने की वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्सों पर काफी अंधेरा रहता है। यही वजह है कि वहां का तापमान भी काफी कम होता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी ध्रुव के कुछ हिस्सों पर सूरज की रोशनी आती है। जहां सूरज का प्रकाश पहुंचता है वहां का तापमान करीब 54 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। इस वजह से वहां का तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। नासा के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है। बर्फ के साथ दूसरे कई प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। साल 1998 में नासा ने मून मिशन के तहत ये बताया था कि दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन है। नासा का दावा है कि अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होने की वजह से वहां बर्फ होने की संभावना है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे हैं। नासा की माने तो चांद के दक्षिणी सतह पर कई सारे गड्ढे ऐसे भी हैं जहां अरबों साल से सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है। ऐसे में चंद्रयान 3 का चंद्रमा के ऐसे इलाके में जाना और जानकारी जुटाना अब तक के हुए सभी मून मिशन के बीच मील के पत्थर जैसे है। और भारत का प्रज्ञान रोवर चांद की जमीन पर अपने निशान तो छोड़ने ही वाला है, लेकिन उसके रहस्यों का पता लगाकर पूरी दुनिया में भारत का डंका भी बजवाने वाला है। प्रज्ञान रोवर में इसरो ने ऐसी क्या ताकत भरी है? प्रज्ञान रोवर आखिर क्यों अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में अपना नाम दर्ज करने जा रहा है, इसे भी जानना बहुत जरूरी है। प्रज्ञान रोवर एक ऐसा यंत्र जो चंद्रमा के रहस्यों को परत दर परत खोलने वाला है। लैंडर से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले प्रज्ञान अपने खास यंत्र से चांद की सतह पर जमी धूल को उत्तेजित कर देगा, जिसके बाद चांद की धूल से अलग अलग तरंगें निकलनी शुरू हो जाएंगी। इन तरंगों के विश्लेषण के बाद रोवर ठोस नतीजे पर पहुंचेगा और फिर वहीं से जांच के नतीजों को इसरो के मास्टर कंट्रोल रूम तक भेजेगा। सवाल है, प्रज्ञान रोवर काम कैसे करेगा? किन यंत्रों की मदद से करेगा? प्रज्ञान रोवर APXS से लैस है। APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। APXS चंद्रमा की सतह की मौलिक संरचना की जानकारी जुटाएगा। यह चांद की सतह पर केमिकल और मिनरल का अध्ययन करेगा। वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह की रासायनिक संरचना का पता लगाएगा। वहीं रोवर में लगा लिप्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लैंडिंग साइट के आसपास की चांद की मिट्टी और चट्टानों में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जैसे रासायनिक तत्व किस अनुपात में मौजूद हैं, इसका विश्लेषण करेगा। रोवर जो डेटा इकट्ठा करेगा उसे लैंडर के पास भेजेगा, जिसे लैंडर जमीन पर इसरो के कमांड सेंटर को भेजेगा। लैंडर के माध्यम से ही इसरो के वैज्ञानिक रोवर को कमांड भेजेंगे। प्रज्ञान के काम की शुरुआत लेजर बीम के साथ होगी। लेजर बीम की मदद से रोवर चंद्रमा की सतह के एक टुकड़े को पिघला देगा। इस प्रक्रिया में मौके से जो गैसें निकलेंगी, रोवर उन गैसों का विश्लेषण करेगा। चंद्रमा पर रोवर सोलर एनर्जी से चलने वाला है। इसके लिए उसमें खास तरह के बहुत ही शक्तिशाली सोलर पैनल लगाए गए हैं। रोवर का नाम इसरो ने प्रज्ञान रखा है। प्रज्ञान का अर्थ बुद्धि और विवेक से जुड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर बहुत लंबी दूरी तक दौड़ लगाने वाला है। परीक्षण के दौरान रोवर प्रज्ञान लैंडर से 500 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकेगा। प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ते हुए करीब 500 मीटर की दूरी तय करेगा।
साफ है, महज 26 किलो वजन वाला प्रज्ञान रोवर चांद पर बहुत ही भारी काम करने गया है, बहुत बड़ा काम करने गया है। ये काम चांद की मिट्टी को परखना, चांद की चांदनी को समझना, चांद की शीतलता के कारणों का पता लगाना, जिसे प्रज्ञान अपने विवेक से बखूबी अंजाम देने वाला है।